वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी बच्चों? आवाज आ रही है? Yes, sir. Good Yes, sir. afternoon. ऑल राइट, Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। तो क्या आपने कल वाले नोट्स पढ़े थे क्या, जो मैंने लिख के भेजे थे? नहीं पढ़े होंगे। यस सर। Yes, sir. पढ़े थे? पढ़े थे Yes, sir. कुछ पूछना है उसमें से? डू यू हैव एनी क्वेरी? सर सिर्फ कोई और क्वेरी थी एक। हाँ, पूछो ना। सर अगर आइस मेल्ट होती है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी पॉजिटिव होती है नेगेटिव? ठीक है, वैसे आज हमने यही पढ़ना था। वैसे तो अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये देखो। अब आप ये तो जानते हो कि चेंज इन एंट्रोपी हमेशा हम यहां से डिस्क्राइब करते हैं, राइट? तो अब मैं ये बोलूंगा, जिसके अकाउंट में हीट चेंज पॉजिटिव हो, यानी कि जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके लिए ये डीक्यू टर्म पॉजिटिव होगी, उसका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। यानी कि जिस सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की, तो मैं बोलूंगा उस सिस्टम के लिए एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव आएगा। जिसने हीट लूज की, उसके लिए क्योंकि डीक्यू नेगेटिव है, उसके लिए डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा, तो एंट्रोपी चेंज विल बी नेगेटिव। तो जब आइस मेल्ट कर रही है, तो आइस अगर मेल्ट कर रही है तो कौन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, आइस या सराउंडिंग? आइस। तो आइस ने हीट एब्जॉर्ब की, तो जब आइस ने हीट एब्जॉर्ब की तो आइस के लिए डी क्यू नंबर हो गया पॉजिटिव। तो मैं बोलूंगा आइस ने हीट जब एब्जॉर्ब की तो आइस के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब सराउंडिंग ने हीट लूज की, तो सराउंडिंग के लिए ये डी क्यू नंबर नेगेटिव होगा, तो सराउंडिंग के लिए डेल्टा एस नेगेटिव और सिस्टम के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? सर रैंडमनेस Yes, से डील करे तो? दोबारा बोलो। सर रैंडमनेस की बात करें फिर तो जब आइस की अगर मैं बात करूं तो आइस में पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड था, एटम्स sir. एंड मॉलिक्यूल्स वर टाइटली पैक्ड, लेकिन जब वो सॉलिड से लिक्विड बना, तो अब सॉलिड के कंपैरिजन में एक लिक्विड में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड होगा या अनऑर्गेनाइज्ड होगा? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के unorganized. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जुड़ने का पैटर्न स्ट्रक्चरल सॉलिड्स क्रिस्टल सॉलिड में एक दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे देखूं तो मैं बोलूंगा जब सॉलिड लिक्विड की तरफ जा रहा है, तो जब सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में जाएगा तो सॉलिड के पास अलाउड डिफरेंट नंबर ऑफ एनर्जी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आप सॉलिड से जब लिक्विड में गए, पहले क्या था, सॉलिड में ऑल पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, तो सारे पार्टिकल्स की एनर्जी सपोज लाइक सब पार्टिकल्स की एनर्जी ई ई ई ई ई थी। लेकिन जब सॉलिड से लिक्विड बना तो अब लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ऑन एन एवरेज तो एक सिंपल सेम होगी, बट लिक्विड में भी मैं ये बोल दूंगा कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है, कुछ की ज्यादा है, तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में ज्यादा है, क्योंकि लिक्विड में कुछ मॉलिक्यूल्स स्लो मूविंग है, कुछ फास्ट मूविंग है। तो ये जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में, एनर्जी का डिस्पर्सन हुआ, तो मैं बोलूंगा आइस हैज गेन्ड एंट्रोपी। इज दैट क्लियर? और जो सराउंडिंग के रैंडमनेस के बारे में? सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज घटी है, क्योंकि सराउंडिंग के लिए जो डी क्यू नंबर है वो नेगेटिव है, सराउंडिंग ने तो हीट लूज की, तो इसलिए सराउंडिंग की एंट्रोपी घटी, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई। अब सपोज मैं आपसे ये पूछूं, लिक्विड वेपराइज हो गया, तो जब लिक्विड वेपराइज हुआ तो लिक्विड गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो किसने एनर्जी एब्सॉर्ब की? Liquid ने. तो लिक्विड के लिए डीक्यू नंबर हीट एब्सॉर्ब पॉजिटिव, तो लिक्विड का तो क्या हुआ, एंट्रोपी Change positive. लिक्विड क्या बन गया, गैस। और किसमें मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा रिलेटिवली एनर्जी है, गैस में या लिक्विड में? गैस में। तो गैस में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा। इसको मतलब एंडोथर्मिक में एंट्रोपी पॉजिटिव हुई और एक्सोथर्मिक में नेगेटिव। यानी कि जहां जहां सिस्टम के लिए डीक्यू नंबर पॉजिटिव है, यानी कि जहां जहां सिस्टम ने एनर्जी एब्सॉर्ब की, एंडोथर्मिक हुई एग्जैक्टली, तो वहां मैं कह दूंगा सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव।
चेंज है सिस्टम के लिए, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, तो सराउंडिंग के लिए फिर एंट्रोपी घटेगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. Any other query regarding the last class? Can I continue? Yes, sir. Okay. तो मैं लास्ट क्लास के कंक्लूजन एक बार सामने रख रहा हूँ। हमने ये किया था कि जब एक कार्नोट साइकिल हम एक रिवर्सिबल पैटर्न में चलाते हैं, where every step is reversible, where every step is reversible for a reversible cyclic process, dq by t का cyclic integration was 0, and for the cyclic process delta s is 0. लेकिन अगर मैंने इसी प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी, मतलब मैं रैंडमली यहाँ पे कोई पाथ बना रहा हूं, सो हैड इट बीन दिस स्टेप इरिवर्सिबल, तो हमने किया था अब इस सिस्टम के लिए जो भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज क्यू इरिवर्सिबल एंड डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रेशन लेस देन 0 आया। लेकिन अगर कोई मुझे ये कह दे कि इस साइकिल के लिए डेल्टा एस बताओ, मैं बोलूंगा इस साइकिल के लिए अगर मुझे डेल्टा एस निकालना है वो मैं इसी मेथड से निकालूंगा, क्योंकि मेरे प्रोसेस के स्टेप्स भले ही इरिवर्सिबल हो गए पर मैं सिस्टम को तो उसको अपनी पुरानी स्टेट में वापस लेके आया हूं, और अगर मैं सिस्टम को अपनी पुरानी स्टेट में लेके आया हूं तो ये प्रोसेस इवेंचुअली तो साइक्लिक है। तो इस सिस्टम के लिए डेल्टा एस अभी भी 0 है, और डेल्टा एस तो हमेशा डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रेशन। तो मैं कह दूंगा कि फॉर दिस साइकिल हीट का एक्सचेंज इरिवर्सिबली हुआ तो डी क्यू बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 नहीं है, वो 0 से कुछ कम है, पर इस 0 नंबर है कौन? ये 0 नंबर, ये 0 नंबर डेल्टा एस है। तो मैं कह दूंगा डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी इज बेसिकली लेस देन डी एस, एंड दिस अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो कर लो, कुछ नहीं, ये तो टोटल चेंज इन हीट एक्सचेंज एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इन इरिवर्सिबल मैनर इज लेस देन ds का इंटीग्रेशन विच इज डेल्टा एस, क्योंकि ds के इंटीग्रेशन का मतलब इनिशियल स्टेट का s टू द फाइनल स्टेट का s, तो ds की इंटीग्रेशन तो s2 माइनस s1 है विच इज चेंज इन एंट्रोपी। पर अगर आप सिस्टम को a से b, b से c, c से d, d से a तक ले आए तो इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम ने जो हीट एक्चुअल में एक्सचेंज की है वो तो Q इरिवर्सिबल है। Q इरिवर्सिबल बाय T का साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, 0 से कुछ छोटा होगा। पर 0 नंबर कौन हुआ? तो ये 0 नंबर इसी सिस्टम के लिए डेल्टा एस है, यानी कि यहां का Q इरिवर्सिबल है, इस साइकिल का Q रिवर्सिबल नहीं है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं Q is Q reversible only if process is actually reversible, बट अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबली चल रही है तो Q इरिवर्सिबल है फॉर द प्रोसेस विच इज एक्चुअली being carried out in an irreversible manner.
पर जब भी कभी आप किसी प्रोसेस को आप इरिवर्सिबली कैरी करते हो तो उस क्यू इरिवर्सिबल को जब आप टी से डिवाइड करोगे वो उस प्रोसेस का डेल्टा एफ नहीं है। डेल्टा एफ अभी भी उस प्रोसेस के लिए अगर आप सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट तक जा रहे हो तो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस अभी भी आप क्यू रिवर्सिबल बाय टी से डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे। यानी कि अगर मैं ए से बी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस से, सपोज मैं अगर ऐसा बोल दूं कि मैं ए से बी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस से गया और मैं बी से ए सिस्टम को रिवर्सिबली वापस ले आया, मैंने सिस्टम की स्टेट इनिशियली ए से बी तक इरिवर्सिबल मेथड से चेंज की, लेकिन बी से सिस्टम को ए तक मैं रिवर्सिबल प्रोसेस से लेके आया। क्या ये ओवरऑल प्रोसेस साइक्लिक बनी या नहीं बनी? बनी सर। क्या ये ओवरऑल प्रोसेस साइक्लिक है? यस सर। यस सर। करेक्ट। अगर कोई मुझे ये कह दे इस ओवरऑल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। इस जीरो। जीरो सिस्टम के लिए ओवरऑल जीरो। डेल्टा एस जीरो। जीरो। क्योंकि सिस्टम को Same आप state अपनी आ रहा है। पुरानी स्टेट में ले आए। यहाँ मैं कौन से सिस्टम की बात कर रहा हूँ? मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ लाइक गैस एनक्लोज्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर, यानी कि फॉर माय गैस व्हिच इज ए क्लोज्ड सिस्टम। मैंने कहीं अभी यहाँ यूनिवर्स की बात नहीं, यूनिवर्स तो आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल क्लोज कंटेनर में किसी गैस की बात करूं कि मैंने गैस को सपोज 5 लीटर से 10 लीटर तक इरिवर्सिबली एक्सपैंड कराया, फिर वही 10 लीटर से 5 लीटर तक मैं उसको रिवर्सिबली कंप्रेस करके ले आया, यानी कि गैस की मैंने इनिशियल और फाइनल स्टेट वही सेम कर दी। सो आई एम टॉकिंग ऑफ which system? I am talking of a closed system. I am not talking of right now for isolated system. Is that clear? कि मैं किस सिस्टम की बात कर रहा हूँ? यस सर। किस सिस्टम की? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम। And how closed system is different from isolated system? फिर इसमें एनर्जी का ट्रांसफर अलाउड होता है लेकिन उसमें नहीं होता है ना मटेरियल का ना एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड है, लेकिन Exchange. मटेरियल का एक्सचेंज अलाउड नहीं है, राइट? यस यस सर। ओके। अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि इस पूरे प्रोसेस के लिए डेल्टा एस बताओ, तो मैं ये कह सकता हूं ए से बी तक का जो भी डेल्टा एस आएगा प्लस बी से ए तक का जो भी डेल्टा एस आएगा, ये टोटल डेल्टा एस फॉर द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, दिस शुड बी जीरो। यस सर। ए से बी तक जितना डेल्टा एस और बी से ए तक जितना डेल्टा एस है, नेट चेंज इन एंट्रोपी शुड बी जीरो, क्योंकि सिस्टम तो वापस अपनी पुरानी स्टेट में आ गया। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं डी एस फ्रॉम ए टू बी इज माइनस ऑफ डी एस फ्रॉम बी टू ए। कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर। यस सर। और वैसे भी ये इंटीग्रेशन वाइज तो मैथ्स में ऐसे ही होता है ना, अगर हम लिमिट इंटरचेंज कर दे तो बाहर साइन नेगेटिव आ जाता है। अगर मैं ए Yes, से बी sir. का ए से बी स्टेप का डेल्टा एस देखूं और बी से ए स्टेप का डेल्टा एस देखूं, नेट तो ये जीरो रहेगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट अप टू हियर? यस यस सर। सर। ओके। पर ओवरऑल ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है ना। तो मैं Yes, sir. प्रोसेस के लिए ओवरऑल सच साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या मैं डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी का साइक्लिक इंटीग्रेशन लिख सकता हूं, या मुझे लिखना चाहिए डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी का साइक्लिक इंटीग्रेशन? सर डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी। के लिए कौन सी चीज बोलनी चाहिए डी क्यू की टर्म में, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? क्योंकि ओवरऑल मेरा एक स्टेप इरिवर्सिबल। करेक्ट। तो क्या मैं ये बोल सकता इरिवर्सिबल। हूं डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी का साइक्लिक इंटीग्रेशन, यानी कि ए से बी के लिए प्लस बी से ए के लिए इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी प्लस डी क्यू बाई टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए?
यानी कि इस स्टेप के लिए dq by t का इंटीग्रेशन प्लस इस स्टेप के लिए dq by t का इंटीग्रेशन विल बी टोटल dq by t फॉर द साइक्लिक इंटीग्रेशन लाइक फॉर द ओवरऑल प्रोसेस। लेकिन इस स्टेप में प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो मुझे यहां लिखना चाहिए dq इरिवर्सिबल, और क्योंकि ये स्टेप b से a रिवर्सिबल है तो मैं इसको लिख देता हूं dq रिवर्सिबल। कुछ गलत तो नहीं? नो No, देखो, sir. A से B और B से A के लिए साइक्लिक प्रोसेस पूरी की पूरी इरिवर्सिबल है, तो पूरी साइक्लिक प्रोसेस के लिए dq इरिवर्सिबल बाय t कैन बी रिटन एज A to B तक का dq by t का इंटीग्रेशन प्लस B to A का dq by t का इंटीग्रेशन। और क्योंकि इस प्रोसेस में इरिवर्सिबल प्रोसेस थी तो मैंने टैग लगा दिया कि यहाँ पर जो भी हीट एक्सचेंज हो रही है वो Q इरिवर्सिबल है, और B से A में जो हीट का एक्सचेंज हुआ वो रिवर्सिबल मेथड से हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे टैग लगा दिया प्रॉपर। बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. ओके, अगर कोई मुझे ये कह दे क्या मैं इस लिमिट को, इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, dq by t का इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b इरिवर्सिबल माइनस a to b dq रिवर्सिबल बाय t। अगर मैं लिमिट इंटरचेंज कर दूं, बताओ। Yes, sir. यस सर। अगर मैं ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इंटरचेंज कर दूं तो b टू a को मैंने लिख दिया a टू b विद माइनस साइन, नथिंग चेंज्ड। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये टर्म पूरी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जब आप dq इरिवर्सिबल बाय t देखते हो, क्या ये नंबर लेस देन 0 आता था? यस सर। जब आप कार्नोट साइकिल को आपने जब चारों स्टेप इरिवर्सिबल कर दिए थे तो आपने देखा था कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए dq इरिवर्सिबल बाय t नंबर लेस देन 0 आया था, जो अभी Yes, थोड़ी sir. देर पहले मैंने यहाँ लिखा भी था। Yes, Yes. sir. तो अगर मैं इसको लेस देन 0 से बोल दूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ dq by t for irreversible process from A to B is less than dq reversible by t from A to B? Can I write like this? Yes, sir. Can you tell me what is this? dq reversible by t, Delta S. डेल्टा एस Delta S. delta s from A to B। 0। पर ये तो देखो A to B स्टेप, क्या A से B स्टेप साइक्लिक है? No, sir. नो सर। नो, A से B स्टेप साइक्लिक नहीं है, A से B स्टेप साइक्लिक नहीं है, इसलिए ये नंबर 0 नहीं है, क्योंकि A to B तो स्टेट चेंज हुई। पर वो ये दिखाना चाह रहा है इस प्रोसेस में जब आप किसी प्रोसेस को इरिवर्सिबल कैरी करते हो ना, तो उस प्रोसेस का dq इरिवर्सिबल बाय t नंबर डेल्टा s से छोटा होगा। यहां का इस प्रोसेस का भी कोई ना कोई डेल्टा s है। अगर कोई मुझे कहे इस प्रोसेस का A से B का डेल्टा s बताओ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ B से A का डेल्टा s निकाल लो, उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दो। ध्यान से सुनो, A से B स्टेप का अगर कोई मुझे कहे डेल्टा s निकालो, पर डेल्टा s तो मैं तभी कैलकुलेट कर सकता हूं ना जब मैं इस स्टेप को रिवर्सिबली करता। मैंने तो ये स्टेप इरिवर्सिबली किया, Yes, sir. तो मैं ये कह सकता हूं यार इस स्टेप से इस स्टेप में जो डेल्टा एस आएगा ना A टू B प्लस B टू A, ये टोटल तो 0 होगा। क्या ये बात मानते हो? ओवरऑल Yes, sir. प्रोसेस के लिए डेल्टा एस तो 0 होगा। A टू B प्रोसेस तो मेरी इरिवर्सिबल है, उसको मैं यहां से तो निकाल नहीं सकता, इस मेथड से तो निकाल नहीं सकता, पर मैं ये तो कह सकता हूँ डेल्टा एस फ्रॉम A टू B जितना भी होगा, मुझे नहीं पता कितना होगा, पर उसको मैं इस स्टेप की मदद से निकालूंगा, क्योंकि ये स्टेप तो सच में रिवर्सिबली करवाया गया। तो मैं बोल दूंगा दिस नंबर इज नथिंग बट माइनस डेल्टा एस फ्रॉम B टू A। सो आई कैन राइट Yes, B sir. टू A वाला, B टू A का जो डेल्टा एस लिखना हो उसको मैं लिख सकता हूँ ना dq
रिवर्सिबल बाय टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए विद नेगेटिव साइन, ये तो लिख सकता हूँ ना इस स्टेप के लिए। Yes, sir. Yes, sir. एंड दिस नंबर इज नथिंग बट डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। Yes, इसका sir. मतलब फर्स्ट स्टेप का जो ए से बी, भले ही मेरी प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इस इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्चुअल में जो क्यू एक्सचेंज हुआ वो इरिवर्सिबल ही हुआ। तो अगर कोई मुझे कह दे ना ए से बी का डेल्टा एस निकालो, मैं कहूंगा अभी भी इस मेथड के लिए, इस इरिवर्सिबल पाथ के लिए अभी भी ये डेफिनेशन लगा सकते हो, पर इस स्टेप में जो क्यू नंबर है ना वो आप यहाँ पुट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आई कि अगर Yes. ये स्टेप ए से भी इरिवर्सिबली हो रहा है ना, अभी भी इस स्टेप का डेल्टा एस आप ऐसे ही डिफाइन करोगे, पर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो हीट एक्सचेंज हुई है वही नंबर यहाँ आएगा, आप वो नहीं बोल सकते, क्योंकि क्यू इरिवर्सिबल है, क्यू रिवर्सिबल नहीं है। इसलिए अगर आपको इस स्टेप के लिए आपको डेल्टा एस फाइंड करना ना, तो आप कोई दूसरे मेथड से बी से ए में आ जाओ, लेकिन रिवर्सिबली आओ, यहाँ का डेल्टा एस निकाल लो और उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दो, क्योंकि वो आप बी से ए के लिए निकाल रहे हो। तो दिस रिलेशन, ये जो आपने रिलेशन बनाया डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी फ्रॉम ए टू बी इज लेस देन डेल्टा एस फ्रॉम ए टू बी, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस इनइक्वालिटी। बच्चों आपको क्या ये चीज समझ आई जो मैंने यहाँ बताई? सर वहाँ डेल्टा Yes, एस फ्रॉम sir. बी टू ए होना चाहिए ना? कौन सा, कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ ये देखो कहाँ से जा रहे हो, कहाँ तक? ये देखो यहाँ से हम आए थे ना, तो मैंने ये टर्म दूसरी तरफ ले गया था, ये तो ए से बी तक का था ना लिमिट। ओके। पर मुझे जो एक्चुअली आपको समझानी है ना, वो मैं ये समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले एक बार नोट कर लो अच्छे से। आई डोंट वांट कि आज की क्लास में कुछ मैसेज सा बोर्ड वर्क हो जैसे कल क्लास में हो गया था। सर हाँ सर कल हमने Q1 माइनस Q2 को ग्रेटर देन 0 किया था। हाँ ठीक है, वो इरिवर्सिबल कारनॉट में, या यस वैसे सर। भी रिवर्सिबल कारनॉट में भी। हाँ सर, भाई, रिवर्सिबल में हाँ, किया कोई था। भी हो। हाँ हाँ। बिल्कुल। हाँ सर, लेकिन उसे हमने इक्वेट किया था नेगेटिव NR T1 माइनस T2 ln V2 बाई Correct. V1। हाँ क्योंकि वो नेटवर्क था। लेकिन सर वो तो हमने लेस देन, दोबारा बोलो, वो तो हमने सर उसे हमने लेस देन 0 किया था। किसको? वर्क नेगेटिव था, लेकिन माइनस सर। डब्ल्यू तो पॉजिटिव हो गया ना। हमारे पास रिलेशन क्या आई थी? पूरे साइकिल के लिए, पूरे साइकिल के लिए डेल्टा ई 0, तो पूरे साइकिल के लिए Q प्लस W 0, तो पूरे Yes, साइकिल sir. का Q इज माइनस W, तो पूरे साइकिल sir. के लिए नेटवर्क आया था नेगेटिव। यस तो सर। अगर नेटवर्क ओके नेगेटिव सर, आएगा माइनस तो और लगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हो जाएगा। नेट हीट तो पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव। ओके सर। अब मैं इस चीज को एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो। सपोज बच्चों एक चीज देखना, आप सराउंडिंग हो, मैं सिस्टम। आपने क्या किया, मेरे में से मैंने कुछ प्रोसेस किया और उस प्रोसेस के दौरान मैंने हीट लूज की, और वो हीट मैंने रिवर्सिबली लूज की, यानी कि मैंने अपनी हीट आपको रिवर्सिबली दी। आप सराउंडिंग हो, मैं सिस्टम हूं। तो जब मैं अपनी हीट को रिवर्सिबली आपको ट्रांसफर करूंगा, तो अगर मैंने 5 जूल हीट लूज की ना, तो मेरा जो भी जिस टेम्परेचर पे मैंने आपको हीट ट्रांसफर की है और मैंने रिवर्सिबली की है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा और आपका टेम्परेचर डिफरेंस लार्ज होगा या स्मॉल होगा, अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबली ट्रांसफर ऑफ हीट है। Small होगा। Small. रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ हीट में ये जरूर होगा कि मैं हर वक्त, मेरा टेम्परेचर हर वक्त सराउंडिंग से थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि हीट का फ्लो तो कराना है, और हीट का फ्लो अगर कराना है, और अगर मैंने हीट धीरे 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 आपको ट्रांसफर करनी है, ये तभी पॉसिबल है
अगर मेरे और आपके टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस स्मॉल हो, तो ऐसे केस में क्या हम कह सकते हैं नियरली मेरा और आपका टेम्परेचर हर समय ऑलमोस्ट सेम ही है, Yes, sir. ऑलमोस्ट सेम, एग्जैक्ट सेम नहीं रहे। तो उस वक्त मैं ये कह दूंगा कि जब ए से बी की तरफ हीट का ट्रांसफर रिवर्सिबली हुआ, तो सपोज ए ने 5 जूल हीट लूज कर दी रिवर्सिबली, तो मैं कह दूंगा ए के लिए, सिस्टम के लिए dq/t का इंटीग्रेशन, यानी कि जो हीट उसने लूज की वो -5/t था, यानी कि मैंने सिस्टम के टेम्परेचर को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। मैंने ये कह दिया कि सिस्टम का टेम्परेचर हर समय ऑलमोस्ट सराउंडिंग जैसा है। अब एक बात बताओ, सराउंडिंग इज सो लार्ज इन साइज सिस्टम के कंपैरिजन में, तो सराउंडिंग के खाते में अगर आप हीट झटके से भी डाल दोगे या स्लोली भी डाल दोगे, सराउंडिंग के टेम्परेचर में चेंज आएगा या नहीं? सराउंडिंग इज सो बिग इन साइज एज कंपेयर टू सिस्टम, तो नहीं सराउंडिंग के आएगा। खाते में आपने 100 जूल हीट, 1000 जूल हीट, 20 जूल हीट एक झटके में भी डाल दी, मैं बोलूंगा सराउंडिंग के टेम्परेचर में चेंज नहीं आने वाला। तो सराउंडिंग के लिए ये टी नंबर, सराउंडिंग के लिए अगर हम डेल्टा एस निकालेंगे जब, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कभी वेरी नहीं करेगा। यानी कि सराउंडिंग के लिए अगर हीट का ट्रांसफर झटके से हो या फिर स्लोली हो, सराउंडिंग का टी आप हर समय डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि सराउंडिंग का साइज इतना बड़ा है, उसमें अगर आप 100 जूल हीट, 1000 जूल हीट, 1 क्विंटल हीट झटके से या स्लोली डालोगे, सराउंडिंग में टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा। सर तो अगर हमने surrounding सिस्टम के बहुत लिए- बड़ा ले लिया तो अगर सिस्टम बहुत बड़ा ले लिया, कितना यूनिवर्स ले लिया, यस सर। फिर तो आपने आइसोलेटेड सिस्टम ही ले लिया, राइट? तब Yes. बात अलग हो जाएगी, तब डेफिनेटली बात अलग हो जाएगी। सर सन को ले लिया तो। यूजुअली जो ओवरऑल जो डेली लाइफ में अगर हम देते हैं, तो सिस्टम हमारा आम दुनिया में हम जितनी भी रिएक्शंस कर रहे हैं या डेली लाइफ में सिस्टम जितना भी देखेंगे, सिस्टम इज लाइक स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। पहली बात, अगर आपने सिस्टम इतना बड़ा ले लिया तो क्या आप उसे स्टडी कर पाओगे? पहले तो नहीं, यही सर। बता दो, आप एक स्मॉल सिस्टम की स्टडी अच्छे से कर सकते हो या लार्ज सिस्टम की स्टडी अच्छे से कर सकते हो? स्मॉल Obviously. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब सिस्टम का साइज, क्योंकि सिस्टम का साइज सराउंडिंग से बहुत छोटा है, तो सराउंडिंग के लिए जो हीट का ट्रांसफर है वो हमेशा ही रिवर्सिबल है। सिस्टम के लिए प्रोसेस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो सकती है, यानी कि सिस्टम को जो हीट मिलेगी या सिस्टम जो हीट लूज करेगा, उस ये मैटर करेगा सिस्टम के लिए कि उसने हीट धीरे धीरे लूज की या फिर फास्ट फास्ट लूज की। क्योंकि सिस्टम के टेम्परेचर में गिरावट बढ़ावट आप थर्मामीटर वगैरह से निकाल सकते हो, पर सराउंडिंग के लिए अगर मैं थर्मामीटर लगा दूं, सराउंडिंग के लिए टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आने वाले थे। तो सराउंडिंग के लिए हर प्रोसेस हीट का एक्सचेंज जो होगा वो रिवर्सिबल ही रहने वाला है, भले ही वो प्रोसेस सिस्टम के लिए इरिवर्सिबल हो। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं ना, सपोज करो मैंने पहले एक कंडीशन लगा दी, सिस्टम के लिए प्रोसेस इज रिवर्सिबल, तो सिस्टम ने 5 जूल हीट लूज की, और सिस्टम ने क्योंकि ये हीट बहुत धीरे धीरे लूज की, तो सिस्टम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सराउंडिंग जितना ही था। मैं कह दूंगा टी सिस्टम माइनस टी सराउंडिंग इज ऑलमोस्ट dt which is tending to 0। तो मैं बोल सकता हूं टी सिस्टम नियरली रिमेन्स टी सराउंडिंग, और सराउंडिंग का टेम्परेचर तो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, लेट इट बी टी। तो उस वक्त मैं बोलूंगा कि सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी का लॉस हुआ वो -5/t था। पर अगर कोई मुझे ये कह दे डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग निकालो, तो मैं कहूंगा सराउंडिंग ने तो हीट एब्जॉर्ब की, वही 5 जूल हीट सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्ब की, पर सराउंडिंग ने वही 5 जूल हीट रिवर्सिबली ही एब्जॉर्ब की, क्योंकि सराउंडिंग के टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आने वाला। तो मैं कह दूंगा ऐसे केस में ये नंबर
5/t बन गया सराउंडिंग के लिए और सिस्टम के लिए बन गया -5/t। तो अब अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, 0 दिस विल बी 0। यानी कि जब कोई प्रोसेस रिवर्सिबली करते हो तो सिस्टम की स्टेट बदली, सिस्टम की एंट्रोपी घटी, तो जितना चेंज सिस्टम की एंट्रोपी में आएगा उतना ही चेंज मैग्नीट्यूड वाइज सराउंडिंग के लिए आएगा, बस साइन ऑपोजिट रहेगा। क्या आपको ये चीज समझ लगी कि जब मैंने ये बोला कि जब मैं सिस्टम को सराउंडिंग के साथ धीरे 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 हीट एक्सचेंज कराऊंगा तो मैं सिस्टम के टेम्परेचर को हर समय डिफाइन कर सकता हूं। हर समय सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से स्मॉल dt अमाउंट से डिफरेंट। At every moment you can say T system is nearly T surrounding और सराउंडिंग का टेम्परेचर तो चेंज नहीं होता। तो लेट इट बी सराउंडिंग इज एट टेम्परेचर T। तो उस केस में मैं कहूंगा कि जितना हीट का ट्रांसफर सिस्टम के लिए हुआ, -5 का जूल का हीट लॉस हुआ सिस्टम के लिए, तो सिस्टम के लिए एंट्रोपी -5/t, पर सराउंडिंग के लिए वही चेंज 5/t का हो गया। ओवरऑल प्रोसेस मेरी रिवर्सिबल बन गई। Is that clear? That heat transfer when it takes place reversibly, यूनिवर्स के लिए डेल्टा एस मेरा 0 आ गया। लेकिन अब एक बात देखना, सपोज यही सिस्टम से सराउंडिंग में 5 जूल का हीट ट्रांसफर इरिवर्सिबली हुआ होता। ऐसा कब होगा? 5 जूल का हीट ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग में इरिवर्सिबली हुआ। ऐसा तभी हो सकता है जब सिस्टम के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा लार्ज डिफरेंस गैप बहुत ज्यादा हो, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। तो मैं ये बोल सकता हूं टी सिस्टम माइनस टी सराउंडिंग is dt which is not tending to 0. So system is at very high temperature. so not कैसे हुआ? आपने अभी भी दिखाया कि टेंडिंग टू 0, not tending to 0. अब सिस्टम ने वही 5 जूल की हीट बहुत हाई टेम्परेचर पे लूज की। तो जब सिस्टम ने वही डेल्टा एस फॉर द सिस्टम ने वही 5 जूल का हीट बहुत हाई टेम्परेचर पे लूज किया, लेकिन सराउंडिंग तो उसके कंपैरिजन में स्मॉल टेम्परेचर पे थी, सराउंडिंग तो ठंडी है। तो सराउंडिंग ने वही 5 जूल का हीट किसी लो टेम्परेचर पे गेन किया। ये प्रोसेस इरिवर्सिबली हो रही है। अब मुझे एक चीज ये बताओ, ये टी हाई है और ये टी लो है, ऊपर वाला नंबर वही 5 जूल का हीट ट्रांसफर हुआ लेकिन इरिवर्सिबली हुआ। तो मुझे ये बताओ कौन सा ये नंबर, जब टी ये बहुत बड़ा है और ये टी बहुत छोटा है, ऐसे केस में डेल्टा सराउंडिंग क्या बन जाएगा? लेस पॉजिटिव मोर पॉजिटिव मोर More पॉजिटिव positive. मोर More पॉजिटिव। positive. और ये नंबर नेगेटिव है पर ये टी नंबर बहुत बड़ा है। लेस नेगेटिव, Less negative. Less negative. लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव। नाउ डेल्टा यूनिवर्स क्या बनेगा? पॉजिटिव, 5/t Positive. low of surrounding minus 5/t high for the system. This number will be positive. यस Yes. और प्रोसेस मैंने कौन सी करवाई थी अभी? इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। तो यही तो सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स था कल जो हम कर रहे थे कि अगर किसी सिस्टम के लिए प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो हमेशा यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है, घटती नहीं है। मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, जब हम डेली लाइफ में हम एक चाय का गर्म कप, चाय एक हाई टेम्परेचर पे गर्म कप चाय का रखा हुआ है कमरे में, वो हीट लूज कर रहा है। और आप जानते हो कि चाय अगर रूम टेम्परेचर पे मतलब हॉट है तो धीरे धीरे ठंडी हो गई, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? चाय को ठंडा होने में फाइनाइट टाइम लगता है या इनफाइनाइट टाइम लगता है? फाइनाइट। फाइनाइट तो चाय का ठंडा होना कमरे में इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल।
तो रिवर्स चाय चाय इज एट वेरी हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू रूम की एयर। तो चाय ने अपनी हीट एयर को दी, जैसे चाय ने अपनी हीट एयर को दी तो एयर का क्या टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं होगा नो सर नहीं होगा। क्यों नहीं नहीं होगा? होगा सर, क्योंकि सराउंडिंग बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी क्योंकि है। एयर बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी सराउंडिंग। तो चाय ने जैसे वो 10 जूल हीट लूज की सराउंडिंग को, सराउंडिंग ने वही 10 जूल की हीट लो टेम्परेचर पे गेन की। तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ी या घटी? बढ़ गई। बढ़ गई। बढ़ गई। लेकिन चाय ने अपनी हीट लूज की एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो जब वेरी हाई टेम्परेचर पर उसने हीट लूज की तो चाय के लिए एंट्रोपी घटी, लेकिन कम घटी। तो चाय ने अपनी एंट्रोपी घटाई है, लेकिन एयर ने अपनी एंट्रोपी बढ़ाई है। ओवरऑल इस प्रोसेस के दौरान यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ी है, इसलिए चाय अपने आप ठंडी हुई है। That is why this process is spontaneous. This is how second law explains why hot body gets cooled by itself. हालांकि मैंने यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी समझाने के लिए जरूर यूज की है, पर थोड़ी सी चीज मैंने गलत भी बताई है। क्यों? क्योंकि मैंने जब यहाँ पे ये बोला कि चाय ने अपने हीट लूज की, जो चाय का टेम्परेचर गिरा, तो ऑब्वियसली चाय के लिए ये टी इंटीग्रेशन के अंदर ही रहना चाहिए था। तो अब मैं वो भी केस आपको प्रूव करूंगा कि अगर मैंने ये टी इंटीग्रेशन के अंदर भी रखा होता ना, तब भी मैं ये जरूर कहता कि जो एंट्रोपी का लॉस चाय के लिए आएगा वो कम होगा, लेकिन सराउंडिंग के लिए चाय की सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी में जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज्यादा है। सर फिर Are you getting my सराउंडिंग point? सराउंडिंग के लिए भी टी इंटीग्रेशन में रहेगा। नहीं, सराउंडिंग के लिए टी कभी इंटीग्रेशन नहीं रहने वाला, वही क्योंकि negligible सराउंडिंग के change। लिए हर बार टी, सराउंडिंग के लिए हर बार टी आप बट सर इस बार तो हमने काफी लो टेम्परेचर नहीं लिया था सराउंडिंग में। लिया, यस सर, ले लो, पर सराउंडिंग अगर आपने बहुत ठंडी भी रखी हुई है, उसको आपने हीट दी, तो आपको याद है जब हम एंट्रोपी को ऐसे बोलते थे dQ/T, हमेशा ऐसे बोलते हैं। तो आपने ये यस सर, ध्यान दिया था जब मैंने वेरी फर्स्ट बिगिनिंग में बताया था कि टी डिनोमिनेटर में क्या बता रहा है, जो लो टेम्परेचर पे होगा उसके लिए एंट्रोपी चेंज ज्यादा आएगा। सर आपने वो कोई भी अगर रिलेशन कोई भी बताया था। प्रोसेस हो, मैंने ये चीज बोली थी कि ये दिखाना चाह रहा है कि अगर एक सिस्टम में ऑलरेडी बहुत हड़बड़ मची हुई है, जब आपने उसके अंदर हीट ऐड की तो उसकी रैंडमनेस में उतना इंक्रीमेंट नहीं आएगा, जितना इंक्रीमेंट तब आएगा जब कोई सिस्टम शांत स्टेट में हो। यस सर, यस सर, याद है बताया मैंने था। ऐसी कुछ बात बोली थी? यस Yes, सर, sir. याद कहा है। कि अगर पानी समुद्र में शांत है और उसमें पत्थर मारा तो आपको उछाल दिखेगा, लेकिन अगर वही समुद्र में तूफान आया हो और आपने पत्थर मारे तो समुद्र में आपको उछल पुछल में कोई इंक्रीमेंट नहीं नजर आएगा। अब मुझे ये बताओ, जब सराउंडिंग ठंडी है, एक ठंडी बॉडी ने उतनी ही हीट एब्जॉर्ब की जितनी उसने पिछली बार रिवर्सिबल के केस में की। तो सराउंडिंग के लिए जितना टी कम करते जाओगे उतना सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी का चेंज ज्यादा होता क्या जाएगा। होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा। आपने बराबर की हीट 5 जूल दी, लेकिन सिस्टम जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे था। अब ये सिस्टम की अगर मैं बात करूं, चाय के कप के लिए, चाय का कप बहुत गर्म था, हाई टेम्परेचर पे था, अगर उसने हीट लूज भी की ना, क्योंकि ये नंबर ही बहुत बड़ा है, तो सिस्टम के लिए एंट्रोपी का लॉस क्या हो जाएगा? कम या बहुत ज्यादा? कम होगा। सिस्टम के लिए बहुत कम, लेकिन सराउंडिंग के लिए बहुत ज्यादा। तो ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी की चेंज क्या आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी। And whenever entropy change is positive for universe, process is इरिवर्सिबल irreversible. प्रोसेस। समझ में आई ये चीज? यस सर। अब एक काम करते हैं, सर, सर, हम ऐसा कर देते सर हैं। एक बार चाय वाला एग्जांपल बता दीजिए दोबारा। मैंने ये बोला कि अगर एक गर्म कप ऑफ चाय था, तो गर्म कप ऑफ चाय रूम टेम्परेचर पे अपनी हीट लूज कर रहा है। यस सर, तो जब उसने अपनी हीट लूज की, मान लो 5 जूल हीट लूज की, पर वो बहुत हाई टेम्परेचर पे था, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे है उसके लिए एंट्रोपी का चेंज कम नेगेटिव है।
यानी कि उसके लिए एंट्रोपी डिक्रीज तो करेगी पर कम डिक्रीज करेगी। यस सर। पर जितना सराउंडिंग को ठंडा करोगे, ठंडी सराउंडिंग लोगे, अगर सराउंडिंग में वही हीट, उतनी ही हीट जो सिस्टम ने लूज की, सराउंडिंग के लिए सेम हीट पॉजिटिव है, पर सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम कर दो, तो सराउंडिंग के Yes, लिए sir. ये एंट्रोपी का चेंज वेरी लार्ज पॉजिटिव आएगा। यस सर। तो ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी, क्योंकि सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज ज्यादा पॉजिटिव है, सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज कम नेगेटिव हुआ, तो ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और whenever entropy change for universe is positive, process is said to be irreversible. Irreversible. इरिवर्सिबल। And that's why that process is spontaneous. यह चीज समझ लगी आपको? यस सर। अच्छा, अब Sir? एक केस लेते हैं। एक मिनट, अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैंने सराउंडिंग का टेम्परेचर उतना ही हर बार रखा जितना कि सिस्टम का, किसी तरीके से सिस्टम और सराउंडिंग को हर समय बराबर बराबर नियरली टेम्परेचर पे रखा, तो उस केस में ये टी नंबर अगर मैंने हर समय सिस्टम का सराउंडिंग के क्लोज रखा, तो सिस्टम ने अब जब 5 जूल की हीट लूज की, और जिस टेम्परेचर पे सिस्टम ने 5 जूल की हीट लूज की, वो टेम्परेचर नियरली टू द सराउंडिंग भी है, और सराउंडिंग के लिए भी वही 5 जूल का हीट आया, तो मुझे ये बताओ नेट डेल्टा फॉर सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होगा? 0 क्यों जीरो? जरा बताओ क्यों जीरो? सर, क्योंकि क्योंकि- जितना एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग में है उतना ही एंट्रोपी चेंज सिस्टम में आया है। हाँ, क्योंकि जितना सिस्टम की एंट्रोपी घटेगी उतनी ही सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि टी तो आपने सेम कर दिए दोनों के लिए, और अगर टी सेम कर दिए इंटीग्रेशन से बाहर, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू है, तो क्यू सिस्टम, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस टी सिस्टम विल नियरली बी टी सराउंडिंग। तो टी तो कभी चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा एच सिस्टम के लिए आप क्या लिखोगे? डी क्यू रिवर्सिबल फॉर द सिस्टम by temperature of the system, and T system you can take it outside the integration. dq reversible for the system, which is nothing but q for the system divided by T. ठीक है? Is this point clear? सर बाहर क्यों Yes, गया sir. हमने? अगर इंटीग्रेशन सिस्टम से सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो क्या मैं हर समय टी सिस्टम को टी सराउंडिंग लिख सकता हूँ? यस सर। और क्या सराउंडिंग के लिए टेम्परेचर चेंज होता है? ओके सर। जबरदस्ती नहीं हाँ करनी, एक्सप्लेन समझ करो, गया। क्या समझ आया? यस सर। Because at every time T system is nearly T surrounding. That is the definition of reversible process. And surrounding का Yes. T तो कभी चेंज नहीं है। So ओके I can replace this T as T surrounding और रख के T रख दिया मैंने। तो अब अगर कोई मुझे ये कह दे what is delta S for surrounding in this case, मैं कहूँगा dq reversible for the surrounding divided by T का इंटीग्रेशन। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कभी चेंज नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और dq रिवर्सिबल फॉर सराउंडिंग, दिस इज नथिंग बट 1/t q फॉर सराउंडिंग इन द रिवर्सिबल मेथड, एंड आई कैन ऑलवेज मेंशन दिस नंबर एज माइनस q फॉर द सिस्टम बाय t। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम ने हीट लूज की -5, वही तो सराउंडिंग गेन करेगा +5। यानी कि सिस्टम ने अगर 10 जूल लूज किया तो सराउंडिंग ने भी तो 10 जूल गेन किया, सिस्टम ने अगर 3 जूल लूज किया तो सराउंडिंग ने भी तो 3 जूल गेन किया। तो हर बार सराउंडिंग के लिए क्यू मैं सिस्टम का माइनस साइन के साथ क्यू लिख सकता हूं, और अगर मैं ऐसे केस में इन दोनों नंबर को ऐड कर दूं, डेल्टा एच यूनिवर्स कर दूं, टोटल दैट कम्स आउट टू बी क्यू सिस्टम बाय टी माइनस क्यू सिस्टम by T reversible equal to 0.
ये सिर्फ मैंने आपको पहले रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बताया। क्या ये चीज बच्चों समझ आई? यस सर। तो जब भी कभी कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, यहां देखो मैंने कहीं कंडीशन नहीं लगाई साइक्लिक है या नॉट साइक्लिक है, मैंने कहीं कंडीशन नहीं लगाई। साइक्लिक हो ना हो मैंने कहीं कंडीशन नहीं लगाई, एक जनरल बताया। सर Yes. नाउ हाँ सर लास्ट में Q रिवर्सिबल सिस्टम बाय T माइनस Q रिवर्सिबल सिस्टम बाय T होगा ना? नहीं सर, यस यहाँ सर, पर सेम, यस सर। यही तो लिखा है, ये रिवर्सिबल, दिस गेट Oh. कैंसल्ड आउट। ओके। Now, what if process is irreversible? What if process is irreversible? Like, suppose किसी चाय के कप में सर जैसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, सर हाँ जी, सर जैसे एक बॉम्ब ब्लास्ट अगर होता है तो वो भी हाँ इरिवर्सिबल में ही आएगा ना प्रोसेस, बिल्कुल बिल्कुल वो भी स्पॉन्टेनियस। नेचुरली। और ये सराउंडिंग की एयर विच इज एट टेम्परेचर TC, सर T बट सराउंडिंग। हाँ हाँ सर बॉम्ब ब्लास्ट में जो हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी सराउंडिंग के सिस्टम के बीच में वो तो बहुत ज़्यादा होगी ना? बहुत ज्यादा होगी ना, प्रोसेस तो इरिवर्सिबल है ना। हाँ तो मुझे एक बात बताओ, उस वक्त उस इलाके का टेम्परेचर आपको बढ़ता दिखेगा, हाँ ठीक है? तो उस इलाका, वो इलाका जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, क्या वो यूनिवर्स की सराउंडिंग से छोटे साइज का सिस्टम है या बड़े साइज का? मान लो छोटा इंडिया में ही बॉम्ब है। ब्लास्ट हुआ, इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो इंडिया इज योर यूनिवर्स, सॉरी इंडिया इज योर सिस्टम, हु इज सराउंडिंग? होल यूनिवर्स। होल यूनिवर्स एक्सेप्ट इंडिया। हाँ अब भी बड़ा ही है। तब भी तो हमेशा ही बड़ा ही है ना, कुछ भी कह लो। अच्छा, अब एक चीज ये बताओ, सपोज हॉट कप ऑफ टी इज वेर एट वेरी हाई टेम्परेचर, और जब टी सिस्टम माइनस टी सराउंडिंग is dt which is not tending to zero, process is irreversible. अब कोई मुझे ये कह दे कि भाई इस चाय के कप के लिए डेल्टा एच निकालो, मैं कहूंगा यार डेफिनेशन तो कहती है dq रिवर्सिबल बाय p, और चाय का कप किसी हॉट टेम्परेचर से किसी टी डैश टेम्परेचर पे आके, रूम टेम्परेचर पे आके चाय ठंडी होगी, यही होगा ना? अगर मैं ये बोल दूं ये टी रूम टेम्परेचर है, यस सर। गर्म चाय का कप रूम टेम्परेचर पे आके ठंडा हो गया, तो नेचुरल सी बात है कि अब मेरी प्रोसेस तो इरिवर्सिबल है। और अगर इस चाय के कप ने 100 जूल हीट लूज की है, तो ये 100 जूल हीट चाय के कप के लिए, क्या मैं इस Q को, जो सिस्टम ने चाय के कप ने हीट लूज की, क्या मैं इस 100 जूल हीट को Q रिवर्सिबल लिखूं या Q इरिवर्सिबल लिखूं? रिवर्सिबल। Q irreversible. I cannot write it as Q reversible. और आपको यहाँ क्या पुट करना होता है? रिवर्सिबल। तो आप इस 100 जूल जो इसने हीट लूज की ना, वो सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पुट नहीं कर सकते। तो अब मैं पता क्या मान लूंगा? अब मैं मान लूंगा, देखो आपने मुझे ये कहा कि चाय का कप A से B स्टेट में गया, मतलब हॉट से रूम टेम्परेचर तक पहुंचा, जा ये इरिवर्सिबल ही रहा है,
पर अगर मैं चाय के कप को ए से बी यानी कि हॉट से रूम टेम्परेचर तक रिवर्सिबली भेजूं, यहां का जितना डेल्टा एस आएगा वही इस तक का डेल्टा एस हो। बताओ ये Yes, बात sir. सही है? Yes, sir. यानी कि ए से बी तक उसने जितनी हीट रिवर्सिबली लूज की, उसी क्यू के साथ मैं ये कैलकुलेशन करके डेल्टा एस निकाल सकता हूं। यानी कि इस वक्त चाय के लिए ये जो 100 जूल की हीट लूज हो रही है ना, वो उसका क्यू इरिवर्सिबल है, वो उसका क्यू रिवर्सिबल नहीं है। और आप ये जानते हो डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी इज लेस देन डेल्टा एस। अभी हमने ऊपर मैथमेटिकली ये लिखा हुआ। Yes, sir. तो अब आप मुझे एक बात बताओ, चाय ने हीट लूज की ए से बी में इरिवर्सिबल मेथड से, तो मैं ये कहूंगा कि चाय के कप के लिए डी क्यू इरिवर्सिबल यानी कि वो जो 100 जूल का हीट है, 100 जूल का हीट बाय टेम्परेचर, ये इंटीग्रेशन, ये नंबर अभी भी डेल्टा एस ऑफ चाय के कप से छोटा ही आएगा। पहले तो इस लाइन का मीनिंग समझा लो। अगर कोई मुझे ये कहे ना ए से बी चाय ठंडी हुई है इरिवर्सिबली, तो सिस्टम में चाय ने तो 100 जूल हीट लूज की सराउंडिंग को, तो सिस्टम के लिए ये जो हीट का चेंज आया है, ये हीट का चेंज डेफिनेटली सिस्टम के लिए क्यू इरिवर्सिबल है, क्यू रिवर्सिबल नहीं। तो कोई अगर मुझे ये कह दे कि इस चाय के कप के लिए डेल्टा एस निकालो, तो मैं कहूंगा डेल्टा एस तो अभी भी इसी मेथड से निकालना पड़ेगा, पर आप 100 वाली कैलकुलेशन यहां नहीं कर सकते। और अगर आपने 100 वाली कैलकुलेशन यहां की, फिर ये डेल्टा एस नहीं है, ये नंबर जो भी डेल्टा एस आएगा चाय के कप के लिए उससे छोटा होगा। क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. तो अब अगर कोई मुझे कह देना कि चाय के कप के लिए डेल्टा एस निकालो, तो मैं कहूंगा कि चाय का कप तो धीरे धीरे वैसे भी ठंडा हो रहा था, तो चाय के कप के लिए तो डेफिनेटली टेम्परेचर चाय का तो गिर रहा था। तो मैंने अब इस डीक्यू रिवर्सिबल को ऐसे लिख दिया, एन सी पी डी टी अपॉन टी इन द लिमिट फ्रॉम टी हॉट टू टी रूम टेम्परेचर। अब देखो मैंने यहाँ पे एन सी पी डी टी क्यों लिखा। मुझे एक बात बताओ, जब ये चाय का कप ठंडा हो रहा था, चाय तो ओपन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है। जब चाय ठंडी हो रही है, तो चाय के लिए, लिक्विड के लिए जब हीट लूज हो रही है, प्रेशर चेंज हो रहा है क्या? नहीं, sir. तो क्या Yes, ये sir. प्रोसेस आइसोबारिक भी है? Yes, sir. तो क्या मैं इसी क्यू को क्यूपी लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो मैं क्यूपी को लिख दूं एनसीपीडीटी, क्योंकि क्यूपी इज डेल्टा एच एंड डेल्टा एच इज एनसीपीडीटी। तो मुझे यहाँ पे dt बाई टी की टर्म में इंटीग्रेट करके लॉग वॉक करना पड़ेगा। तो मैं सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज ऐसे निकालूंगा। सर टी तो कांस्टेंट होगा ना? टी क्यों कांस्टेंट है? चाय तो ठंडी हो रही है। टेम्परेचर, कौन सा तो टेम्परेचर कांस्टेंट है? रूम रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है। चाय क्या कांस्टेंट टेम्परेचर पे? चाय तो हीट लूज कर रही है, चाय तो अपना Okay. टेम्परेचर घटा रही है। यस, तो अब तो मैं यहाँ पे टी को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ला सकता। तो मैं बोलूंगा कि मुझे पहले क्यू को टी की टर्म में लिखना पड़ेगा और फिर टी पे लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो एन सी पी एल एन टी आर बाई टी एच आएगा। व्हाट इज टी आर? व्हाट इज टी आर? Room temperature. रूम टेम्परेचर। लेकिन जो मुझे समझाना है ना, ये नंबर डेफिनेटली नेगेटिव है। ये नंबर डेफिनेटली नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि चाय ठंडी हो रही है, तो चाय के लिए ये डी क्यू का साइन क्या है? नेगेटिव। बोलो। Yes, sir. तो चाय के लिए डेल्टा एस नेगेटिव है। लेकिन अगर कोई मुझे ये कह दे ना सराउंडिंग के लिए डेल्टा एस निकालो, मैं कहूंगा सराउंडिंग का अगर डेल्टा एस निकालना है ना, तो डेल्टा एस सराउंडिंग डी क्यू फॉर सराउंडिंग बाई टी का इंटीग्रेशन करना है।
तो सराउंडिंग के लिए तो हर बार ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, सराउंडिंग के लिए तो हर बार ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसे इंटीग्रेशन से बाहर ला दूंगा एंड डी क्यू सराउंडिंग का इंटीग्रेशन मैं कैसे लिख दूंगा, डी क्यू सराउंडिंग का इंटीग्रेशन क्यू सराउंडिंग बाय टी एंड दिस इज ऑब्वियसली रिवर्सिबल, क्योंकि डेफिनेशन में तो डेल्टा सराउंडिंग क्यू रिवर्सिबल वाले मेथड के लिए। फिर अब टी मुझे टी एक आर बात होगा ना? बताओ, ये टी आ रही है ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर Yes. में। अब मुझे एक बात बताओ, ऑब्वियसली ये टी आ रही है, मुझे एक बात बताओ, सराउंडिंग के लिए ये जो प्रोसेस हो रही थी ये इरिवर्सिबल थी, क्योंकि चाय का टेम्परेचर लगातार चेंज हो रहा है, चाय का टेम्परेचर घटता जा रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। इसका मतलब सराउंडिंग के लिए जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है चाय के कप से सराउंडिंग में, वो स्लो है या फास्ट है? स्लो। अगर किसी बॉडी में, मुझे एक बात बताओ, किसी बॉडी में हीट गई और उसका टेम्परेचर चेंज ही ना हो, ऐसा तभी हो सकता अगर वो हीट उसके अंदर जाके स्लोली जाए या एनर्जी चेंज फास्ट करे। जाए। मतलब अगर वो हीट Slowly. उसके अंदर स्लोली जाए, यानी कि आपने 100 जूल, 50 जूल, 1000 जूल, क्विंटल जूल एनर्जी सराउंडिंग को झटके से दी, पर सराउंडिंग हर बार उस झटके को बड़ी स्लोली पेशेंटली एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि सराउंडिंग के लिए वो जो हीट का ट्रांसफर होता है वो हमेशा रिवर्सिबल ही होता है। तो मैं ये जरूर लिख सकता हूँ कि सराउंडिंग के लिए जो क्यू सराउंडिंग है वो हर बार माइनस क्यू सिस्टम तो है, पर सिस्टम के लिए अब की बार ये प्रोसेस इरिवर्सिबल वाली, यही 100 जूल की हीट जो चाय के कप में लूज की ना, यही -100/T, यानी कि यहाँ मैं सिस्टम का क्यू लिख रहा हूँ जो इरिवर्सिबल वाला है, लेकिन जब मैं यहाँ पर एंट्रोपी कैलकुलेट करूंगा तो सिस्टम के लिए मुझे क्यू रिवर्सिबल वाला लेना पड़ेगा, भले ही मेरी प्रोसेस इरिवर्सिबल। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? क्या ये पॉइंट समझ आया? नहीं समझ आया? ये देखो, मेरी प्रोसेस एक्चुअल में इरिवर्सिबल है, तो ये जो 100 जूल की हीट लूज हो रही है ये सिस्टम के लिए इरिवर्सिबली हो रही है। तो सिस्टम के लिए जब मुझे डेल्टा एस निकालना है तो मैं यहाँ पे क्यू इरिवर्सिबल वाला 100 जूल नहीं पुट कर सकता, मुझे ये क्यू रिवर्सिबल ही रखना पड़ेगा। लेकिन जब मुझे सराउंडिंग के लिए डेल्टा एस निकालना है, सराउंडिंग के लिए वही 100 जूल की हीट जो सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रही है, सिस्टम के लिए वो हीट इरिवर्सिबल है, पर सराउंडिंग के लिए वही क्यू सराउंडिंग के लिए वही क्यू, सिस्टम का क्यू भले इरिवर्सिबल है, सराउंडिंग के लिए ये क्यू रिवर्सिबल ही है। आपको ये पॉइंट समझ आई ये चीज जो मैंने बोली? यस सर। यस सर। क्या जरा कोई समझाएगा मुझे? सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है कभी भी, तो Correct. वो स्लोली हीट अब्जॉर्ब करेगी। करेक्ट। अगर सिस्टम तो ने उस- झटके से भी हीट दी है, हाँ, फिर भी वो स्लोली ही अब्जॉर्ब तो करेगी। सराउंडिंग ने उतनी ही हीट जो सिस्टम ने झटके से दी, सराउंडिंग ने तो उसको बड़े प्यार से लिया। तो सराउंडिंग के लिए हीट का एब्जॉर्प्शन तो रिवर्सिबल मेथड चाहिए, यस सर, भले वो हमेशा। सिस्टम के लिए इरिवर्सिबल है। तो सिस्टम ने जो 100 जूल झटके से दी, तो सराउंडिंग ने वही 100 जूल आराम से लिया, तो सराउंडिंग के लिए तो क्यू हमेशा ही रिवर्सिबल है, पर इस वक्त मैं क्यू रिवर्सिबल फॉर सराउंडिंग को सिस्टम का क्यू इरिवर्सिबल वाला लिखा। क्या ये Yes, पॉइंट sir. समझ आया? यस Is this clear to all? Is this point clear to all? Yes or Yes, no? sir. यस सर। यस सर। Can some other student explain me? ताकि मुझे थोड़ी क्लैरिटी कि यस आपको समझ आई ये चीज। Can anyone other student? क्योंकि मैंने अनम्यूट की ऑप्शन रखी हुई है आपके लिए कि मैंने क्यों इसे -क्यू सिस्टम इरिवर्सिबल का टैग दिया यहाँ पे, जबकि क्यू सराउंडिंग रिवर्सिबल ही है। क्योंकि सर सराउंडिंग का टेम्परेचर सर चेंज नहीं होगा, वो उसे कितनी भी हीट दे दे, ठीक है, और इसके सर- रीजन क्या दोगे? क्योंकि रिवर्सिबली वो ले रही है। सराउंडिंग क्यों लेती है रिवर्सिबल हर बार हीट? सराउंडिंग बहुत बड़ी है और उसको उसका टेम्परेचर चेंज करना इजी टास्क नहीं है, वो बहुत बड़ी एनर्जी को भी बहुत इजीली ले लेती है। ठीक है,
तो अब सराउंडिंग में जो सिस्टम ने 100 जूल का हीट झटके से दिया था, वो सराउंडिंग में वही 100 जूल का हीट बड़े प्यार से पेशेंट के दी लिए जाएगी। यानी कि वही 100 जूल का हीट सिस्टम के लिए तो टेम्परेचर चेंज कर रहा था, चाय के कप को तो वो ठंडा कर रहा था, लेकिन सराउंडिंग को तो गर्म नहीं ना कर रहा था। नहीं, तो सराउंडिंग के लिए वही हीट जो सिस्टम ने 100 जूल दी है, वही तो सराउंडिंग के अकाउंट में आई है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, सराउंडिंग ने जो प्लस 100 जूल दिया, वो सिस्टम ने एक्चुअल में लूज किया था -(-100) बाई टी। ये जो -100 है, ये बेसिकली सिस्टम का क्यू है ना। सिस्टम ने तो हीट लूज की 100, पर सिस्टम ने वो हीट सराउंडिंग को स्लोली दी है या फास्टली दी है? फास्टली। तो सिस्टम के लिए तो ये इरिवर्सिबल ही है। यस। तो सिस्टम के लिए मतलब सराउंडिंग का डेल्टा एस हर बार आप इसी तरीके से निकालोगे, -Q सिस्टम बाई टी। अगर प्रोसेस सिस्टम की इरिवर्सिबल है तो यहाँ इरिवर्सिबल वाला कुछ करोगे, पर अगर सच में प्रोसेस सिस्टम की रिवर्सिबल होगी, अगर यही हीट उसने रिवर्सिबली ट्रांसफर किया होता, तो फिर कंडीशन ये हो जाती, अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबली ट्रांसफर किया होता तो डेफिनेटली टी सिस्टम और टी सराउंडिंग के बीच का डिफरेंस कितना होता अगर ये रिवर्सिबल ट्रांसफर करना है? टेंडिंग टू 0। नेग्लिजिबल। तो यानी कि उस वक्त में सिस्टम के लिए टी इंटीग्रेशन से बाहर ना था। बोलो यस। यस सर। यस यस। सर। अच्छा, और अब अगर ये 100 जूल का हीट रिवर्सिबली ट्रांसफर हुआ होता तो इस वक्त क्यू सच में क्यू रिवर्सिबल है? तो मैं कहता कि ये नंबर आपकी बार रियलिटी में 100 है, मतलब आपकी बार सिस्टम के लिए ये नंबर वाकई में 100 है। 100 जूल डिवाइडेड बाय टी सिस्टम विद माइनस साइन, सिस्टम का ट्रांसफर हुआ, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव, पर वही 100 जूल यहाँ सराउंडिंग के लिए पॉजिटिव होता है डिवाइडेड बाय वही टी जो सिस्टम का है। तो नेट डेल्टा फॉर यूनिवर्स कितना था? नेट डेल्टा फॉर यूनिवर्स कितना था? 0। क्या वो यही चीज नहीं होगी जो अभी यहाँ की है? यस सर। यस सर। तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि इरिवर्सिबल वाले केस में कहाँ जाके डिफरेंसेस आ रहे हैं, 2 पॉइंट पे जाके डिफरेंसेस आ रहे हैं। पहला डिफरेंस आया, सिस्टम के लिए डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये क्यू रिवर्सिबल हमें किसी तरीके से निकालना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर चाय रिवर्सिबली ठंडी हुई है, तो जितना एंट्रोपी का चेंज रिवर्सिबल मेथड में आया है, उतना ही ए से बी तक इरिवर्सिबल वाले मेथड का डेल्टा है। तो जो रिवर्सिबल मेथड का डेल्टा है वो यही पुट कर दिया। लेकिन जो सिस्टम ने 100 जूल की हीट लूज की सराउंडिंग को इरिवर्सिबल मैनर में, सराउंडिंग ने उसी हीट को रिवर्सिबली एक्सेप्ट किया, तो सराउंडिंग के लिए तो ये वाला क्यू +100 हो जाएगा, जो सिस्टम के लिए इरिवर्सिबल मेथड वाला क्यू है। और अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, डेल्टा 0 नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो रही है ना, तो डेल्टा यूनिवर्स क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये नंबर नेगेटिव था पॉजिटिव था? डेल्टा फॉर सिस्टम, डेल्टा फॉर सिस्टम नेगेटिव। एंड डेल्टा फॉर सराउंडिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओवरऑल डेल्टा यूनिवर्स हैज टू बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, जो एंट्रोपी का लॉस चाय के कप में आएगा वो बहुत कम होगा सराउंडिंग कम में होगा, पर सराउंडिंग के खाते में जो एंट्रोपी का इंक्रीमेंट आएगा वो बहुत बड़ा होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो जब भी हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में डेल्टा की कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। रिवर्सिबल में आपको सिखा दिया, इरिवर्सिबल में भी हमने सीखा, इसको नोट कर लो चाहे, बट बिगिनिंग हमारी यहां से हो रही है। वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, दैट इज फॉर रिवर्सिबल, दिस इज फॉर इरिवर्सिबल। Can I erase this part?
ये आप नोट कर लो अच्छे से। सर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम सिस्टम में जब निकालेंगे तो टी को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे, और सराउंडिंग में कर सकते हैं। पर ये रट लिया ना तूने? नहीं सर, पूछ कंफर्म। नहीं, तूने रटा है या समझा? समझा है सर। रीजन देगा मुझे? यस सर। क्या रीजन देगा? चल। क्योंकि सर सिस्टम का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से हमेशा इक्वल है और वो घट रहा है धीरे धीरे, लेकिन सराउंडिंग का क्या 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 टेम्परेचर दोबारा? तो सिस्टम का टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से हमेशा सेम है। तो सॉरी सर, हमेशा सेम है। कब? अच्छा, सर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सर सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से बहुत कम है, मतलब dt ठीक है। 0 नहीं है, और वो धीरे धीरे है। क्या कह रहे हैं, घट रहा है। आगे आगे दोबारा बोलो। क्या? सिस्टम के लिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यस सर। चाय का कप ठंडा हो रहा है, यस सर, कम हो रही है टेम्परेचर। तो सिस्टम के लिए तो टेम्परेचर हो गया कम, लेकिन उसी हीट को जब सिस्टम ने लूज किया, वो हीट गई सराउंडिंग के अकाउंट में। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो नहीं इंक्रीज चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब सराउंडिंग के लिए वही हीट का ट्रांसफर रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल मैनर में? रिवर्सिबल होगा। लेकिन वही प्रोसेस सिस्टम के लिए इरिवर्सिबल होगी। लेकिन अगर यही प्रोसेस चाहे भी रिवर्सिबली हीट लूज कर रही होती, तो कंडीशन क्या होती? ये तभी हो पाता जब चाय का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस टेंडिंग टू 0, उस वक्त में यहाँ पे बाहर निकाले, बाहर निकाले। और DQ सिस्टम, DQ फॉर द सिस्टम, रिवर्सिबल। Q सिस्टम बन जाता। यस सर। DQ बन जाता Q सिस्टम। यस तो मैं सर। लिखता कि ये नंबर Q सिस्टम बाय T है, और जितनी सिस्टम ने हीट लूज की वही सराउंडिंग ने गेन की। यस, 0 हो जाता फिर और कट। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो वही रहेगा जितना सिस्टम जितना ही। यस। तो ये नंबर अपने लिए 0 जा रहा होता। बच्चों यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना मेरे से? अब हम इस चीज को आने वाले टाइम में मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, पर अब हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रोपी चेंज को सिर्फ आइडियल गैस के लिए पहले समझते हैं। अरे कितना बड़ा है। क्यों थक गई ना तू? जब तक तो इसको बर्डन समझ के रहेगी, बहुत भारी लगेगी। नहीं बर्डन नहीं समझ रही, मतलब बहुत टाइम हो गया पर ना ये अगर सच एंट्रोपी में करते करते। 3 लेक्चर तो हुए, 4th लेक्चर है इसमें तो बस। अब मैं यहां से आपको हर बार डिफरेंट एग्जांपल से प्रूव कराऊंगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, delta S for the system plus delta S for surrounding is 0, but for irreversible process, delta S for system plus delta S for surrounding is greater than 0. मुझे आपको ये अब अलग अलग एग्जांपल से प्रूव करूंगा। And now I am restricting our system is of an ideal gas. सपोज करो मेरे पास एक आइडियल गैस है और मेरी गैस का इनिशियल वॉल्यूम is V1 and gas is undergoing expansion, और गैस एक्सपैंड करके उसका फाइनल वॉल्यूम V2 तक चला गया, and I am assuming that this piston and this all complete setup is massless frictionless piston.
एंड लेट अस सपोज नाउ कंडीशन इज, अगर कोई मुझे ये कह दे कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर द गैस, तो मुझे इतना पता है अगर गैस एक्सपैंड कर रही है तो गैस इज डूइंग सम वर्क इज डन बाय द गैस. सो फॉर द Yes, गैस sir. delta E, which is Q plus W by the first law of thermodynamics, तो मैं DE को हर बार गैस के लिए लिख सकता हूँ NCVM into DT, एंड DQ plus DW लिख सकता हूँ माइनस P एक्सटर्नल into DV. और क्योंकि मैं गैस के लिए डेल्टा एच निकालने लगा हूं, तो मुझे डेफिनेटली यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि मेरा पाथ रिवर्सिबल है, यानी कि आई एम टॉकिंग ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द गैस. तो मुझे क्योंकि डेल्टा एच फाइंड करने को बोला गया, तो मुझे ये देखना है सिस्टम ने कितना हीट का एक्सचेंज रिवर्सिबल मेथड से किया, तो DQ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी रिवर्सिबल बाय T. तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा आई कैन रिप्लेस दिस P एक्सटर्नल विद व्हाट. अगर मेरी प्रोसेस रिवर्सिबल है तो आई विल हैव टू रिप्लेस P एक्सटर्नल विद व्हाट? P gas. P gas. ठीक है. Therefore, in dW, P external dV will be P gas into dV, because for reversible process, at every time you can replace P external with P gas. Yes. So this equation becomes NCVM dt is dQ reversible minus P gas into dV, and NCVM dt plus P gas into dV is dQ reversible. And if I divide by temperature on both sides and integrate it, this will be delta S for the gas during expansion or compression, whatever. Now I can replace this number as NCVM dt by T का integration from T1 to T2 plus P gas into dV by T का integration from initial volume to final volume, and I can replace this number as NCVM dt by T का integration from T1 to T2 plus NR by V into dV का integration from V1 to V2. चेक करो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, P gas by T को NR by V. Yes, sir. So this I can write it as NCVM outside the integration, dt by T का integration log T2 by T1 plus NR dV by V का integration log V2 by V1 is equal to delta S for the gas. सर NCVM बाहर क्यों निकाला? किसी आइडियल गैस के लिए गैस क्लोज कंटेनर में तो मोड तो कांस्टेंट है. Yes, sir. CVM फॉर द गैस हमेशा वो देखते थे, मोनोएटॉमिक गैस हो तो 3/2 R फिक्स, डाइएटॉमिक गैस के लिए 5/2 R. Yes, sir. Constant. याद आया? CVM हमेशा कैसे लिखते थे? NF/2 R, where N Yes, is sir. where F is degrees of freedom. For monoatomic gas it's 3, diatomic के लिए 5, linear polyatomic के लिए 5, polyatomic non-linear के लिए 6. Yes, sir. तो CVM is constant number. पर मुझे एक चीज बताओ, जो मैंने ये आपके लिए ये बनाया ना कंडीशन, मुझे ये बताओ क्या मैंने यहाँ क्या ये कोई कंडीशन लगाई कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, कुछ मैंने ऐसी कंडीशन लगाई इस डेरिवेशन में? बताओ. No, sir. क्या मैंने यहाँ कहीं कोई कंडीशन लगाई कि ये जो रिलेशन है इसमें कहीं आइसोथर्मल एडियाबैटिक? नहीं ना. तो ये No, जनरल sir. एक्सप्रेशन है गैस की एंट्रोपी निकालने का. जब भी गैस एक्सपैंड करेगी, कंप्रेस करेगी, कुछ भी करे,
एक्सपेंशन, कंप्रेशन, चाहे आइसोथर्मली, चाहे एडियाबैटिकली, चाहे बाय एनी मेथड, दिस रिवर्सिबल ही रिजल्ट इज होना वैलिड। चाहिए केवल। पर क्वेश्चन ये रिवर्सिबल ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अब अगर कोई मुझे ये कह दे, वेट मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, व्हाट इफ द प्रोसेस वुड हैव बीन इरिवर्सिबल, यू आई 100% अग्री कि मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी रिवर्सिबल की, आई 100% अग्री। तो ये जो भी मैंने डेल्टा एस निकाला, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही निकाला, चाहे गैस रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंड करे, चाहे गैस रिवर्सिबल एडियाबैटिकली एक्सपेंड करे, चाहे गैस एडियाबैटिकली रिवर्सिबली कंप्रेस करे, चाहे गैस एडियाबैटिकली रिवर्सिबली एक्सपेंड करे। बस आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, जब गैस एक्सपेंड करेगी या गैस कंप्रेस करेगी, वॉल्यूम फाइनल बाय इनिशियल वॉल्यूम, ये सही से डाल लो एंड यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला, क्योंकि आपकी शीट के सारे न्यूमेरिकल गैस के लिए डेल्टा एस यहीं से होंगे। But remind it, this is only valid for gas. This is only valid for gas. अब मैं आपका वो डाउट क्लियर करने जा रहा हूं। अगर कोई मुझे ये कह दे ना, सर अगर गैस ने एक्सपेंशन या कंप्रेशन इरिवर्सिबली किया तो सेम नहीं होना चाहिए? दोबारा बोलो। सेम ही होना चाहिए ना सर? कंडीशन क्या लगाओगे सर? सेम स्टेट हो। यस, फ्रॉम सेम स्टेट टू सेम स्टेट। वेरी गुड बच्चों, उसका आंसर पता लगा जो उसने दिया हमें? एक मिनट रुक जाइए। पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने उस इंटेलिजेंट स्टूडेंट का आंसर सुना जिसने बिल्कुल ठीक जवाब दिया अभी? यस सर। क्या दिया, क्या जवाब दिया उसने? सर एंट्रोपी तो स्टेट फंक्शन है ना, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर कोई मुझे ये कह दे मैं गैस को इनिशियली ए पॉइंट से मैंने गैस को बी पॉइंट तक एक्सपेंड करवाया फ्रॉम प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 और वॉल्यूम V2 तक, जब गैस का फाइनल प्रेशर P2 हो गया, ये एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है? ये तो बताओ एरो की डायरेक्शन देख के। एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर मैंने कहा कि मैं ग्राफिकली बिल्कुल रिवर्सिबल पाथ फॉलो करता आया, तो मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं ना? तो मैं कहूंगा कि अगर गैस हैज एक्सपेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, केस 1 रिवर्सिबली, तो इट मीन्स एक्चुअली gas is following the path, following the A to B graph. एक्चुअल में गैस ने इसी पॉइंट के थ्रू फॉलो होते 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 गैस एक्सपेंड हुई है, क्योंकि आप हर इंस्टेंट पे गैस की स्टेट बता सकते थे। तो रियलिटी में सच में गैस ने डेल्टा एस, जो कि डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी था, सब कुछ तो आपने यहीं से डिराइव किया ना बच्चों? ये देखो आया तो सब यहीं से है ना? तो सिस्टम ने, गैस ने सच में लिए गैस के लिए क्यू रिवर्सिबल था, तो आपने इसी इक्वेशन से ये वैल्यू निकाली NCVM ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। आपने इसी मेथड से डेल्टा एस निकाला, लेकिन अब की बार सच में गैस जब एक्सपेंड कर रही थी ना, उसके लिए क्यू रियलिटी में क्यू रिवर्सिबल ही था, क्योंकि एक्चुअल में प्रोसेस इरिवर्सिबल नहीं थी, रिवर्सिबल थी। नाउ अगर कोई मुझे ये कह दे what if gas has been brought from A state to B state irreversibly,
अभी भी आप गैस को ए से बी तक ला रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आप इस पाथ से आ रहे हो, आपको नहीं पता। तो मैं कहूंगा एक्चुअल में गैस के लिए, इन एक्चुअल फॉर गैस, Q फॉर द गैस इज Q इरिवर्सिबल। लेकिन जितना भी सिस्टम के लिए हीट का एक्सचेंज हो रहा है वो इरिवर्सिबली हो रहा है। तो अब आप इस Q इरिवर्सिबल बाय T से अगर आप इंटीग्रेट करोगे, दिस इज नॉट डेल्टा एस फॉर द गैस। तो मैं कहूंगा अगर मुझे कोई कह दे कि डेल्टा एस फॉर द गैस निकालो, मैं कहूंगा आए तो आप सेम स्टेट से सेम स्टेट में हो ना, भले आप इरिवर्सिबली आए हो, तो लेट अस एज्यूम अगर आप रिवर्सिबली उन दो स्टेट्स को कनेक्ट कर दो और फिर उस मेथड का डेल्टा एस निकालो, वही आप इरिवर्सिबल वाली मेथड के लिए डिक्लेयर कर दो डेल्टा एस। यानी कि आप कह रहे हो अगर गैस ने सेम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक्सपेंड किया बट इरिवर्सिबली किया, तो गैस के लिए डेल्टा एक्स नंबर अभी भी उतना ही आएगा अगर हम हाइपोथेटिकली उसी स्टेट से उसी स्टेट तक रिवर्सिबली आते। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? यस। इसका मतलब देखो, आपने डेल्टा एक्स को गैस के लिए वही निकाल देना जिस तरीके से आपने इसी इक्वेशन से, यही इक्वेशन का डेल्टा एक्स यहां भी लगेगा। डेल्टा एक्स फॉर द गैस will be same as if you had come from A to B via reversible method. डेल्टा एस तो वही रहेगा। क्योंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप ए से बी कैसे, पर जितना भी इस प्रोसेस के दौरान गैस ने हीट एक्सचेंज किया है ना, आप वहां से नहीं उसके एंट्रोपी चेंज नहीं कर। समझ में आई है चीज? सही है और यस। अब मैं यहाँ पे अब आपको केस स्टडीज करवाऊंगा, पर पहले मुझे ये चीज बताओ, अगर कोई आपसे ये पूछे कि ए से बी प्रोसेस के लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा एस निकालो, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे हम उसी प्रोसेस के लिए एक नया पाथ लेंगे रिवर्सिबल वाला, रिवर्सिबल वाले पाथ का डेल्टा एस निकालेंगे, वही उसे इरिवर्सिबल के लिए फिट कर देंगे। यानी कि अगर किसी ने कहा कि ए से बी इरिवर्सिबली सिस्टम गया और यहाँ का डेल्टा एस बताओ, आप कहोगे हम इस पाथ से तो नहीं निकाल सकते, हम एक नया पाथ से ए से बी वाले स्टेट को रिवर्सिबली कनेक्ट करेंगे, यहाँ का डेल्टा एस निकाल सकते हैं हम, जो आंसर यहाँ का आएगा वही डेल्टा एस यहाँ का आएगा। क्या आपको ये पॉइंट सेंसफुल लगा? यस सर। यस सर। पर हम ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। क्या आपके पास कोई प्रूफ है व्हाई एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन? बताओ। सिर्फ क्योंकि उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 होता है। वेरी गुड। क्योंकि उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 होता है, इसलिए वो फंक्शन था। क्या आप यार रट तो नहीं रहे हो थर्मो को, यहाँ एंट्रोपी वाले पार्ट को? नहीं सर। ओ सर। रट के हो गई नहीं। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एंट्रोपी वाले पार्ट पे जाके हिम्मत हार जाते हैं। अब मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये जो रिलेशन यूज किया ना, ये रिलेशन 99.99% न्यूमेरिकल आपके इक्वेशन से आएंगे हर बार। एंट्रोपी का जब भी क्वेश्चन आना आपको 90% चांसेस गैस का होगा, और अगर गैस का है हर बार इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। Can I erase? यस सर हम लेकिन कैसे फाइंड करेंगे रिवर्सिबल में डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी? क्या ये डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी यहाँ से निकालेंगे ना? निकाला ये डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी तो था। क्या तुम गैस का T2 T1 बता सकते हो बी और ए पॉइंट पे?
हाँ अगर तुम्हें P2 पता है, V2 पता है, तो तुम T2 T1 नहीं, बता तो अभी सकती तो हो ना आपने गैस। बोला ना कि डेल्टा एस नहीं होगा इक्वल। कब बोला डेल्टा नहीं होगा? ऊपर आपने तो अनइक्वल लिखा है ना। कहाँ लिखा है? सर वो इरिवर्सिबल वाले में पॉसिबल लिखा है, DQ इरिवर्सिबल वाले में। मैंने बोला कि ये नंबर डेल्टा एस नहीं है। अच्छा, इसकी अनइक्वालिटी की बात कर रही हो ना तुम? हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा कि गैस ने जो हीट एक्सचेंज की है वो तो इरिवर्सिबली की है, हाँ तो गैस के लिए तो Q इरिवर्सिबल बाय T, ये नंबर इंटीग्रेशन में क्या ये नंबर डेल्टा एस होता है? नहीं, तो मैं कहीं तो कह रहा हूँ कि ये नंबर डेल्टा एस नहीं है। इसलिए जो गैस ने एक्चुअल में हीट का लॉस किया या हीट का गेन किया, उससे उसका एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। पता चला? हाँ 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 पर ये नंबर निकालना तो है ना हमें, और ये नंबर तो हर बार DQ रिवर्सिबल बाय T है, लेकिन प्रोसेस तो आपकी इरिवर्सिबल है। आपके प्रोसेस का जो Q नंबर है वो ये नहीं है, आपके प्रोसेस का Q ये नंबर है। और आप इस मेथड से तो अब डेल्टा एस नहीं निकाल सकते, डेल्टा एस तो हर बार ये नंबर से निकलेगा। वही तो सर, कैसे निकलेगा फिर इरिवर्सिबल का? ये नंबर निकालना है ना, ये नंबर। तो क्या आपने इसके लिए ये क्वेश्चन बनाई थी? ये क्वेश्चन हाँ आपने इसके लिए डेरिवेशन नहीं की थी? हाँ बताओ। हाँ हाँ ये और अच्छा, और अब मुझे ये बताओ, क्या तुम A से B अगर इरिवर्सिबली भी आई तो A और B पॉइंट का T2 T1 और V2 V1 तुम्हें पता है? निकाल सकते हैं। क्योंकि ग्राफ में V1 पता है, हाँ निकाल सकते यस T1 T2 भी पता है, हैं। तो निकाल। A और B पॉइंट का T2 T1 मिल जाएगा। यस सर। तो अगर तुम्हें T2 T1 पता है, V2 V1 पता है, तो तुम ये नंबर निकाल सकती हो। हाँ सर, निकल आएगा। और यही नंबर तो ये है हाँ जो समझ गए। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी वही डेल्टा एस होगा, क्योंकि आप सेम स्टेट से सेम स्टेट तक अगर एक इरिवर्सिबल मेथड से भी आ रहे हो ना, हम उस मेथड से डेल्टा एस नहीं निकाल रहे, और एक ऑल्टरनेटिव रिवर्सिबल मेथड वाला पाथ बनाएंगे, और उस पाथ के थ्रू जो डेल्टा एस की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन से है, वही हम असाइन कर देंगे गैस के लिए। क्या समझ आई ये चीज? हाँ सर। श्योर? हाँ श्योर। कैन यू री एक्सप्लेन टू मी? हम इरिवर्सिबल गैस के लिए डेल्टा एस को इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि वो इरिवर्सिबल हमने प्रोसेस लिया है। किसको नहीं कर सकते इक्वल? डेल्टा एस फॉर अ गैस जो होता है वो DQ रिवर्सिबल होता है, तो अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि डेल्टा स्टेट फंक्शन है तो A से B हम रिवर्सिबली, स्टेट फंक्शन नहीं है, S स्टेट फंक्शन है, तो A हाँ। से B हम रिवर्सिबली आए इरिवर्सिबली, तो डेल्टा एस तो वही रहेगा, तो हम रिवर्सिबल का निकाल के हम उसको सेम असाइन कर सेम देंगे। A से सेम B तक आ रहे हैं, सेम P1 V1 T1 वाली स्टेट से सेम P2 V2 T2 वाली स्टेट में आ रहे हैं, तो हमें T2 by T1 V2 by V1 तो पता ही है, हाँ सही। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप A से B आए कैसे थे। इज दैट क्लियर? हाँ क्लियर। गुड। अब मुझे यहाँ से बताओ, एक बच्चे ने कहा कि सर टाइम नहीं है। हाँ यार टाइम नहीं है, तो हम यहीं से अब आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो मैंने आपको शीट में होमवर्क दिया था ना, अब आप कर सकते हो, जो मैंने क्वेश्चन असाइन किए उसको जरूर करो, और अगली क्लास में उसके डाउट्स रेडी रखो। सर थर्ड लॉ का भी एक दो क्वेश्चन है। थर्ड लॉ की अभी नहीं, वो छोड़ देने, थर्ड लॉ तो अभी पढ़ा ही नहीं, ना जीरोथ लॉ पढ़ा है ना थर्ड लॉ पढ़ा। यस। So you will first just try to solve that homework which already I have conveyed to you in the math. But in the next class, we will start solving the numerical based on this equation with some more elaboration of the same concept. Because I just want to make you feel from the inside that delta S for the reversible process for universe is zero. यानी कि डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग इज ऑलवेज जीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, बट फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग, that sum is not zero, that is positive. So if system will lose the entropy, surrounding will gain the entropy, then surrounding will get more entropy change, more positive entropy.
if surrounding will lose the entropy and system will gain the entropy, then system will gain more entropy. But overall universe के लिए entropy change positive होगा हर बार जब process irreversible हो. So with this, I'm going to end up the meeting. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Okay, sir. बच्चे. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir.